नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे दरियापुर विधानसभा की। पिछले 2019 में विधानसभा में क्या हुआ था, उसके बाद लोकसभा में 2024 में वोटर्स का किधर रुझान रहा, तीनों का विश्लेषण यानी 2019 की विधानसभा, उसके साथ ही 2024 की लोकसभा, युति जो बनी है उसका वहां पे प्रभाव क्या पड़ेगा, पिछली बार कौन खड़ा था, इस बार कौन सी पार्टी से कौन खड़ा है, युति से कौन खड़ा है, सारी चीजों का आने वाले समय पे वोटर्स क्या परिणाम डालेंगे, वोटर्स का रुझान क्या, सारी चीजों में विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। मैं हूं, मेरे साथ में है परिमल खाबिया। दरियापुर का चेहरा किसके सिर बनेगा, पिछली बार की रणनीति, इस बार की रणनीति, क्या वोटर्स वहां के सोचते हैं, क्या वहां की आवश्यकता है, किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं मिलेगा, क्या पार्टी के ऊपर वोट जाएगा, व्यक्ति विशेष के ऊपर वोट जाएगा, काम के ऊपर वोट जाएगा, केंद्र सरकार को देख के वोट जाएगा, स्टेट सरकार के किसी नेता को देखकर, बहुत सारी चीजें, वोट देने के बहुत सारे कारण। हमने वोट किसको देना चाहिए, कई बार व्यक्ति को देखता है, कई बार पार्टी को देखता है, कई बार विचारों को देखता है, कई बार उसके प्रभाव को देखता है, कई बार केंद्र की नीति के चलते। तो अलग अलग सबके विचारधाराएं है वोट देने के लिए, लेकिन कई वोटर्स ऐसे होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता। आज ही परिमल से मेरी चर्चा चल रही थी अभी कि कोई इनको पूछे कि किसको वोट दे, तो बोले भाई मैं तो क्या दिन भर दुकान पे रहता हूँ, किसको वोट देना आप बता दो। तो ऐसे लोग होते करीब करीब 30 से 40% है जिनको राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की सुनी सुनाए बातें और मीडिया का जो इन्फ्लुएंस रहता है, जो प्रेशर रहता है, उसको देखते हुए ये 30 से 40% वोट समय पर कन्वर्ट होते हैं और रिजल्ट का परिणाम बदल जाता है। हालांकि मीडिया भी वही बताता है जो सत्ता में यानी के करीब रहता है, चुनाव के करीब रहता है, अपने आकलन होते हैं उनके और सटीक विश्लेषण करता है, इससे शायद सही निर्णय भी बहुत सारे लोग ले पाते हैं। आज हमारा दरियापुर का है परिमल। दरियापुर में पिछली बार में जो चुनाव लड़ा गया था, वहां पे आमने सामने थी, सीधे सीधे उम्मीदवार कांग्रेस का था और सीधा सीधा भाजपा का था। पिछली बार जो युति थी वहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना और भाजपा जो एक हमेशा से युति होते चले, और अन्य 8 लोग खड़े थे वहां पे, 3 या 11 लोग टोटल खड़े थे, उनको 9,282 वोट मिले। बलवंत वानखड़े ने 95,800 ने लगभग 30,000 लोग ने पूरा टोटल यानी 51% मार्जिन, 50% प्लस लिया इन्होंने। यानी बहुत कम जगह ऐसा होता है कि 50% से ज्यादा, क्योंकि हमने देखा कई जगह 20-22% में भी लोग चुनकर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें पूरा 50 प्लस यानी करीब 51% मार्क लिया। वहीं रमेश बुंदेले जो भाजपा से उम्मीदवार थे, 65,370 वोट मिले, यानी 34.60% इनका वोट में शेयर है। और सीमा साबड़े अपक्ष खड़ी थी, इनको भाजपा के लिए शायद इनका भाजपा लोकसभा के लिए उनको ट्राई किया जाता 2019 में, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर फिर ये यूपी में चली गई, नहीं उस समय वहां चली गई थी टिकट। सीमा साबड़े बीजेपी से बीजेपी की क्या पिछली बार बागी उम्मीदवार थी वहां से? नहीं, लोकसभा के लिए उनको तैयार किया गया था, नहीं दिया गया तो उन्होंने दरियापुर से सीट मांगी थी, पर विधानसभा की उन्होंने नहीं दी, तो उन्होंने अपक्ष लड़ा तो था। ये तो बगावत होगी ना? ये तो बगावत थी, अपक्ष, और उन्होंने 18,429 वोट लिए थे। एक बड़ा भी काफी थी लोकसभा के समय, लेकिन उनको बाद में वापस यूपी में सीट चले गई जी, उनका भी रह गया फिर जी। लेकिन अब देखिए, जैसे मैंने कहा नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। 2019 में बलवंत वानखेड़े जो अभी मौजूदा सांसद है जी, वो दरियापुर से 95,000 के अधिक मत लेते हैं और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लगभग 65,000 वोट लेते हैं, लगभग 30,000 वोटों के आसपास का डिफरेंट है। पर इस बार वो सीट चले जाती है गठबंधन में शिवसेना के, शिवसेना उबाटा जिनका मशाल है। तो दोनों तरफ शिवसेना को, भाजपा की तरफ भी शिंदे को शिवसेना को गई, बिल्कुल वहां पे जो लड़ाई है शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ाई है। अभी जो वर्तमान में वहां पे उम्मीदवार खड़े हैं, कैप्टन अभिजीत अड़सूड़ है जो शिवसेना धनुष्मान से लड़ रहे हैं, और वही गजानन लौटे हैं जो मशाल से लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर, 2 और ऐसे फैक्टर है, जिसमें एक जैसे रमेश बुंदेले जो भाजपा से थे पिछली बार, लिस्ट में पढ़ू यहाँ पे तो कैप्टन अभिजीत अड़सूड़, गजानन मोतीराम लौटे, नागोराव हम्बर्डे बहुजन समाज बीएसपी से,
और अरुण मोतिया प्रहार से है। अरुण मोतिया ये पहले कांग्रेस से कांग्रेस से टिकट इन्होंने मांगी थी, कांग्रेस से टिकट यानी कोटे में नहीं गया तो इन्होंने प्रहार से दामन थाम लिया। वहीं वंचित का भी उम्मीदवार खड़े, अंकुश पांजर खड़े, ऐसे टोटल वहां पे 16 उम्मीदवार खड़े और मतदाता जो है वहां पे 3,08,445 वहां पे मतदाता है। इस प्रकार यहाँ पे 16 लोग खड़े थे। पिछली बार जैसे 11 लोग खड़े थे, अभी 16 लोग है। 16 लोगों में भी पिछली बार अन्य 8 लोगों ने जो ये अभी आपको नवनीत राणा के भी जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें बलवंत वानखड़े को 87,843 मिले थे, जबकि विधानसभा में बलवंत 95,000 वोट 95,000 वोट मिले थे, 95,859। यानी खुद का क्षेत्र जो पिछले जहाँ 95,000 वोट लिए थे उन्होंने, इस बार वहां पे उनको 70 क्योंकि बीजेपी जहाँ 65,000 पे थे, बीजेपी बढ़ गई 79। यानी जो ये थी सीमा साबड़े के जो 18,000 वोट थे वो शायद वहां पे नवनीत राणा को जाके प्लस 18 और 65 जो इसको मिले। ऐसे यानी ये दोनों 18-65 73,000 जो अभी नवनीत राणा को वोट मिले यहाँ पे देखिए उसमें करीब है। और उसमें दिनेश बुक को 20,000 21,000 के आसपास वोट मिले थे। दिनेश बुक में निश्चित रूप से इसमें फिर यहाँ पे सीधा दिखता है कि बलवंत वानखड़े के वोट खाए। यदि हम पिछले विधानसभा की यदि बात करें कि विधानसभा में ये थे और बाकी अन्य जो 8,000 थे जिसमें आनंदराज आंबेडकर ने भी ले लिया है और कुछ बीजेपी, कुछ प्रहार का खुद का भी वहां पे ये वोट बैंक था। ये सब मिला के टोटल कुल मिला के देखा जाए तो बलवंत वानखड़े को जो अभी दरियापुर विधानसभा में वोट मिले 87,000 वोट मिले और नवनीत राणा को 79,000 इस प्रकार से वोटों का यदि और 66% वहां पे वोट हुआ है। टोटल 3,05,543 वोट थे, 2 लाख का वोटिंग हुआ जिसमें 66.66% बहुत अच्छा प्रतिशत वहां पर हुआ है। वही प्रतिशत पिछली बार हम इसमें देखे लोकसभा में, इसमें विधानसभा में विधानसभा की सीट देखिए विधानसभा में जो हुआ था, विधानसभा में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा में भी अच्छा वोटिंग हुआ था जी और लगभग जरा नहीं है मेरे पास, देखे वो आ जाएगी। लेकिन देखिए विधानसभा में हम देखे तो देखिए कितना वोट हुआ था, 95 लगभग उस समय भी वोट प्रतिशत अच्छा हुआ था लगभग। लेकिन एक वोट प्रतिशत उस टाइम में हुआ था लगभग नहीं वो तो देखिए वो तो लगभग 60-65 के ऊपर हुआ था जो जानकारी है। लेकिन एक देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कांग्रेस की परंपरागत नहीं थी अगर हम देखा जाए पीछे, लेकिन जिस तरीके से बाउंस बैक करके कांग्रेस ने वहां पर 95,000 वोट लिए जो बलवंत वानखड़े, उनके निकटतम प्रतिनिधि 65,000 वोट लेते हैं। लेकिन महुआ में वहां शिवसेना भी देखिए महुआ में वो सीट जो आपकी जीती 30,000 के जहां आप मार्जिन से जीतते हो वो सीट उबाटा को चली जाती है। और एक उबाटा से जो कैंडिडेट है जिनका वो गजानन लौटे, उनको लेकर जितना है यानी बहुत पॉजिटिव अप्रोच लोगों में दिखाई नहीं दे रहा था अब तक। अब ये जो समय बदला है उद्धव की ठाकरे के सभा के बाद शायद उससे बदलाव आया होगा, लेकिन बहुत उनके लिए क्योंकि वो बहुत जमीन से जुड़े कार्यकर्ता नहीं माने जाते हैं। और ये जब हुआ, ये सब जब शिवसेना के 2 फाड़ हुए तो जो वहां की शिवसेना थी उस पर काबिज कर दिया था शिंदे की सेना ने और अभिजीत अड़सूल ने। तो वहां पे कितनी उद्धव की शिवसेना बची है यह अभी इस इलेक्शन में समझ में आएगा कि कितनी बची है, क्योंकि अब वो मशाल पे लड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 4 लोगों के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही है। अगर मुख्य रूप से अभी वर्तमान हम चुनाव की बात करें, वर्तमान जो इसमें अभी लोग खड़े हैं मुख्य रूप से देखिए शिवसेना का गजानन, क्योंकि मुख्य धारा से इनको हम लोग नहीं हटा सकते। मुख्य धारा में तो अभिजीत अड़सूल वर्सेस, और इन सब चीजों को पिछले बार का जो भाजपा का उम्मीदवार था रमेश बुंदेले वो वहां पर युवा स्वाभिमान से अपनी किस्मत आजमा रहे। युवा स्वाभिमान यानी नवनीत राणा की पार्टी, जो अभी नवनीत राणा बीजेपी रवि राणा की पार्टी, पहले तो नवनीत राणा छोड़ दिया, अभी ये बीजेपी में आ गए। तो यहाँ पे बीजेपी के जो युति है जिसके साथ में वहां पे महायुति की सीट है अभिजीत अड़सूल, उनके खिलाफ में यहाँ पर रमेश बुंदेले चुनाव लड़ रहे। क्योंकि पिछली बार चूंकि 65,000 वोट बीजेपी के थे और बीजेपी के यदि लोग अभिजीत अड़सूल के साथ नहीं जाते, अभिजीत अड़सूल सिर्फ सेना के साथ में जाते हैं
और वहां की बीजेपी जो नवनीत राणा के टाइम पे बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग हुई है। 80,000 जो 65,000 वोट इनके थे रमेश बुंदेल के, 80,000 वोट तक पहुंची है। यदि युवा स्वाभिमान के रवि राणा उनको वो बीजेपी के, क्योंकि वो भी बीजेपी से समर्थित है, रवि राणा खुद उनकी जी जी, पार्टी भी बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल से समर्थित है, तो कहीं पे भी बीजेपी का प्रभाव रमेश बुंदेले पे पड़ सकता है। बिल्कुल। मुझे असल और में एक बहुत बड़ा यानी जो आप देखिए यहाँ इसमें पे दो चीजें, आप उसको गड्ढा अरुण वानखेड़े, लौटे को, और अरुण वानखेड़े अरुण कांग्रेस वानखेड़े से। खड़े कांग्रेस से, एक चेहरा है, दलित चेहरा है और नगराध्यक्ष रह चुके अचलपुर से, तो एक उनका वोट बैंक भी है। तो एक वो वोट बैंक, लौटे का वोट बैंक, अरसुल का और एक बुंदेले, ये चार लोगों के बीच में यह मुख्यतः फाइट दिखाई दे रही है। अभिजीत अरसुल का वोट बैंक की बात करें तो मेरी पिछली बार के उबाटा की बात करें, जो उबाटा के कार्यकर्ता सारे जी, जब जी। उनके तरफ सारे चले गए, अब वो कार्यकर्ता और बीजेपी पिछली बार भी जो हुआ, बीजेपी के साथ सेना नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बीजेपी के साथ राष्ट्रवादी थी। अभी इसमें लोकसभा में सेना शिंदे वाली सेना थी, उबाठा नहीं थी। जी जी। तो उसके बाद लगभग 80,000 वोट लिए थे। शिंदे वाली सेना, रमेश बुंदेले, राणा, ये सब एक ग्रुप के, यानी जो इनके यहाँ पे यदि हम देखें इनको वोट मिले, किसको, नवनीत राणा को जो वोट मिले हुए हैं, लगभग 80,000 के आसपास उन्हें वोट मिले। 80,000। अब ये 80,000 में बंटवारा हो गया अभी यहाँ पे शिंदे का, अड़सर का और बुंदेले का। हाँ, लेकिन अब इसमें और एक गौर की बात है कि जैसे बलवंत वानखेड़े को जो 87,000 वोट मिले थे लोकसभा में, अब उसको जैसे आप देखिए दिनेश बुक ने वहां से 20,000 लगभग 21,000 वोट लिए थे। प्रहार से इस बार कैंडिडेट कोई ऐसा नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। 20,000 भी वो यदि लेता है, नहीं, ये आप समझिए, ये इस बार अरुण वानखेड़े एक दमदार कैंडिडेट है, हम ये कह सकते हैं। तो ये 20,000 में बढ़ोतरी अगर करता है, जी जी, या उनके खुद के जो 20-25,000 वोट है, तो मुझे लगता है बहुत ये इसने भी जो पिछली बार हमने देखा कि जो कैलकुलेशन मारे थे, ये वोट इसमें बलवंत वानखेड़े ज्यादा लिए हुए, तो अभी भी वो वापस कांग्रेस के वोट पे डल्ला मारेंगे, क्योंकि बिल्कुल ऑलरेडी दिनेश बुब और प्रहार ये उबाटा की सेना से समर्थित, बिल्कुल क्योंकि और ये भी राष्ट्रवादी से पहले वहां पे दिनेश बुब चुनाव लड़ चुका है। जी जी, तो उनका भी एक वोट बैंक है, उनका भी लड़ चुका है, उनका वोट बैंक है। और अभी प्रहार के साथ में दिनेश बुब ऐसे प्रहार के साथ में, लेकिन अभी भी शिवसैनिक करके मानते हैं वो। नहीं, बिल्कुल। और वो वहां पे ऐसे शिवसेना वर्सेस प्रहार थे, मुझे नहीं लगता कि वहां जाके कोई भी किसी प्रकार का हो कुछ करेंगे। वही कह रहा हूं, लेकिन देखिए क्या है, वंचित का भी वहां है और वंचित की भी पकड़ है। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन फिर भी 5-10 हजार वोटों पे मुझे लगता है प्रभाव डाल सकते हैं। तो मुझे ये जो समझ में आ रहा है कि एक कैलकुलेशन, इसमें अगर हम टफ फाइट कहें, मुझे जो अभी तक का कैलकुलेशन, मुझे लगता है रमेश बुंदेले और अगर आप देखेंगे अरसुल के बीच में टफ फाइट नजर आता है। ये इसके कारण अरुण वानखेड़े के कारण थोड़ा सा इसको भी वापस फर्क पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, उसमें अरुण वानखेड़े के कारण सबसे ज्यादा लौटे को, क्योंकि आप समझिए लौटे की पकड़ वहां के लोकल शिवसैनिक पे नहीं है, यानी लोकल शिवसैनिक में पकड़ है। देखो पार्टी की पकड़ तो पार्टी की रहेगी, वो तो नहीं, व्यक्ति विशेष भी बहुत ये रहता है। एक देखिए जो एक परंपरागत वोट 20-25 वो मिलेंगे, लेकिन जो वो इन्फ्लुएंस वोट जो होते हैं ना, कि जब पार्टी से तो आप एक वो इन्फ्लुएंस वोट की मुझे कमी लगती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे विशेष ये रही कि बलवंत वानखेड़े पिछली बार 51% वोट लिए थे कांग्रेस के पंजे को, उसके बाद में वहां पे इस बार पंजा ही नहीं है। और सीटिंग सीट यदि देखी जाए तो वहां पे पंजे की, और वहां पे पंजा नहीं है, तो पंजे वाले निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे इस सीट से। तो पंजे वाले यदि अरुण वानखेड़े के साथ में जाते हैं, अरुण वानखेड़े हो सकता है, अरुण वानखेड़े भी मुख्य धारा में यहाँ पे बिल्कुल मुख्य लड़त में अरुण वानखेड़े भी यहाँ पे आ सकते हैं। रमेश बुंदेले, उसके बाद में अभिजीत अरसुल और वानखेड़े, और साथ में लौटे को, इससे हम क्योंकि शिवसेना के वहां पे परंपरागत वोट है, शिवसेना के आखिर में, और कांग्रेस के भी हर आदमी इसके साथ में नहीं है, तो कांग्रेस के भी लोग हैं जो महायुति के लोग हैं, बिल्कुल ये मिलकर के वहां पे चौरंगी लड़त अभी फिलहाल में समझ में आ रही है। अब आने वाला वक्त क्या बताता है, लोकसभा के परिणाम यदि देखा जाए तो अभिजीत अरसुल और बुंदेले में वोट बट रहे हैं, और उसके लोकसभा में कांग्रेस के वोट देखा अरुण वानखेड़े में और लौटे में बट रहे, दोनों के वोट काटने के लिए दोनों तरफ अपने अपने लोग हैं। अब यह कौन कितने वोट काटता है, कौन वोट कटवा कहलाता है, या ज्यादा अधिकार, जैसे रमेश बुंदेले के पीछे अभी नहीं भी रहे, तो अब वहां अभिजीत अरसुल के नवनीत राणा वहां प्रचार करने नहीं जाएगी। बिल्कुल इसलिए महायुति के लिए और बीजेपी की तरफ से नवनीत राणा का वहां प्रचार नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके फॉलोअर्स होंगे, ये होंगे, वो उनसे संबंधित अटैचमेंट होंगे। बिल्कुल। तो वो अटैचमेंट यदि उनको आदेश नहीं दिया गया कि आपको अभिजीत अरसुल का काम करना, तो निश्चित रूप से युवा स्वाभिमान पक्ष का वो लोग काम करेंगे। ऐसे में रमेश बुंदेले भी वहां पे थोड़ा सा अभिजीत अरसुल के लिए तकलीफ में ला सकता है, और
सेना और बाकी फुटे हुए नाराज वाली बात है, और ये भी सब इधर बढ़ते तो चार चौरंगी लड़त वहां पे हो। अब चौरंगी लड़त में कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रभावशाली यदि अभी इसका प्रचार चालू, तो एक अभिजीत अरसुल का काफी प्रभावशाली प्रचार चालू है। उसके साथ ही रवि राणा का जो उम्मीदवार वहां पे जी। मिलेगा, अब अरुण वानखड़े और लौटे, ये शायद प्रचार में दोनों लोगों से कम है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सभा होने के बाद में हो सकता है कि शिवसेना सारे एक बिल्कुल, हो, बिल्कुल। शिंदे के पास के कुछ शिवसैनिक आया हो, बहुत वहां पे पर इंटरनल अभी देखिए, अंडरकरंट भी हो। अभी शिंदे का भी वहां पर मुझे लगता है कि प्रचार सभा है, कल 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 है। अभी शिंदे की हो सकता है उद्धव ठाकरे की सभा को रिवर्स करने के लिए, उसका जो बिल्कुल। प्रभाव जी, होगा, उसे कम क्योंकि करने के लिए। शिंदे के हाथ में अधिकार है। शिंदे कभी बहुत पावरफुल नेता के रूप में आता है, उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री है। शिंदे ज्यादा पावरफुल हो गया। और उद्धव ठाकरे ने जो उस दिन वहां पे सारा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए 3 जगह सभा हुई, तीनों सभाएं बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई, तो प्रॉपर दरियापुर और वहां के कार्यकर्ता को बहुत ज्यादा अर्ली वहां हो पे, गई थी, मुझे हाँ ऐसा हाँ लगता है बहुत सभाएं। जल्दी हो गई। अब ये तो सभा लोगों को वापस समझने को समय में लग गया ये कि माइंड चेंज करने के लिए, लौटे माइंड चेंज करने के लिए फिर से अब यदि शिंदे कल वाकई वापस माइंड चेंज करता है, अब उनके पास में समय वहां पे नहीं है अगली सभा लेने के लिए। तब बहुत जल्दी यानी 20 तारीख को चुनाव लड़ना है। एक बात जरूर है, आप चाहे वोट किसे भी दे, चुनाव जब होता है तो अपना वोट देने आप जरूर, कोई भी उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, जो आपकी पसंद का हो सकता है, आपकी कास्ट का हो सकता है, आपका परिचित हो सकता है, आप जिस विचार को फॉलो कर सकते हैं वो हो सकता है, आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं वो हो सकता है। बहुत सारे कारण है आपको अपना उम्मीदवार पसंद करने के लिए। जो आपका पसंद का उम्मीदवार है आप उसे वोट वोट 20 तारीख को जरूर दे, नहीं तो बाद में यह पछतावा नहीं रहे कि मैं इसको वोट देता था तो शायद ये चुनकर आ जाते थे। तो हमने आज देखा कि किस प्रकार विधानसभा पिछली बार 51% होने के बावजूद यह सीट कांग्रेस के पास नहीं है, उभाटा हो गई है। और लोकसभा में भी यहाँ पे कांग्रेस को वोट ज्यादा था, वोट बैंक कांग्रेस को ज्यादा था। कांग्रेस ने यहाँ पे 87,843 वोट लिए, वहीं नवनीत राणा को यहाँ पे मात्र 79,172 वोट मिले इनको। तो करीब करीब ये 8,000 का फर्क, और 20,000 इसमें दिनेश गुप्ता के और 6,900 यानी 20 और 7 27 और 4,000 अलग, ऐसे 31,000 वोट, ये वोट बैंक पे नजर है अभी अरुण वानखड़े, उसके साथ में रमेश बुंदेले, क्योंकि रमेश बुंदेले को भी ये अतिरिक्त वोट है, नहीं तो भी जाएंगे। और जहां तक इसका सवाल है प्रहार का, प्रहार के भी 20,000 वोट यदि अब उससे बढ़ते हैं बीस बिल्कुल। हजार से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको पार्टी के या तो कांग्रेस के वोट खींचे या उसके बाद में उसके वोट दिए। अब कांग्रेस के वोट उसी पोजीशन में दूसरी पार्टी को जाएंगे जब दिए हुए उम्मीदवार के प्रति उनकी नाराजगी जो साफ दिख रही है। बिल्कुल। तो अरुण वानखड़े भी उनका हो सकता है, और रमेश बुंदेले भी हो सकता है, उनका हो सकता है, या हो सकता है अरसुल को शायद ना मिले होते। बीजेपी को भी वहां पे सीट नहीं मिली है। तो बीजेपी के भी प्रभाव में जो अभिजीत अरसुल जिनके लड़ रहे हैं, हो सकता उनके भी पसंद की सीट में, तो उनका भी अभिजीत अरसुल के वो रमेश बुंदेले की तरफ हो सकते हैं। कुल मिला के अब प्रचार में जो लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएगा इस 4 दिन में, जिसका प्रचार पावरफुल रहेगा, वो बहुत ज्यादा मार्जिन से यहाँ की सीट नहीं आने वाली, क्योंकि चौतरफा वोट यहाँ पे बढ़ेंगे। 30 से 35% में भी सीट आने की यहाँ पे उम्मीद है। 35% भी यदि 2 लाख भी वोट होते तो 70,000 के करीब चुन के आने के लिए वोट यहाँ पे लगते, जो 70,000 का कोटा पार कर देगा। अभी आज की तारीख में नहीं लगता, लेकिन कल शिंदे की सभा होने के बाद में क्या अभिजीत अरसुल 70,000 के आसपास वोट ले सकेंगे? कमेंट्स के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए। और कौन हो सकता है दरियापुर का आमदार, किसके सिर पे बनेगा सेहरा, इसका विश्लेषण हमने आपके सामने किया। करीब करीब यहाँ पे जो है चौतरफा लड़त अभी दिख रही है 4 दिन में, और बहुत सारे अभी सिचुएशन चेंज होगी। आने वाले समय में आपको पुनः हम वापस इसी दरियापुर मतदार संघ से बताएंगे कि अब पलड़ा किसकी ओर भारी। आप देखते रहिए।